अर्पिता जल्दी जल्दी हाथ चला, समधी जी और दामाद बाबू आते ही होंगे। ये अर्पित भी बाजार से लौट के नहीं आया अभी तक। कब से उसे समधी जी की पसंदीदा लाला जी की हलवाई की जलेबी लेने भेजा है। कोई काम समय से नहीं होता इस घर में। बड़बड़ाते हुए अर्पिता की माँ आशा जी ने बोला, माँ क्यों परेशान हो रही हो आप? पापा जी और साहिल को आने में वक्त है अभी। अर्पिता अपनी माँ को समझाते हुए बोली, अब शादी के बाद पहली बार बेटी के ससुराल वाले घर आने वाले होते हैं तो सबसे ज़्यादा फिक्रमंद लड़की की माँ ही होती है, क्योंकि उनकी मान मर्यादा का सारा ख्याल रखने की जिम्मेदारी जो होती है। उसी हिसाब से आशा जी लगी थी तैयारियों में। पर कहते हैं ना, चाहे जितनी भी तैयारियां कर ली जाएं, आखिरी समय तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। वही हाल यहाँ अर्पिता के मायके में भी था। इतनी जद्दोजहद और तैयारियों के बाद आखिर वो घड़ी भी आ गई जब आने वाले मेहमान घर के दरवाजे पर खड़े थे और अर्पिता की माँ उसी दरवाजे पर खड़ी थी अपनी समधी जी और दामाद जी के स्वागत के लिए। आइए आइए भाई साहब, कब से हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आपको अपनी खुशी और चिंता दोनों जाहिर करते हुए आशा जी ने विक्रम जी यानी अर्पिता के ससुर जी से पूछा। अरे नहीं बहन जी, सफ़र बिल्कुल आरामदायक था, विक्रम जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अर्पिता ने पैर छू के अपने पापा जी का आशीर्वाद लिया। वहीं साहिल ने भी अपनी सासू माँ को झुक के प्रणाम किया। बैठिए ना आप लोग, आशा जी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया। अर्पित ने भी विक्रम जी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद शुरू हुआ आशा जी की खातिरदारी का सिलसिला। अरे भाई साहब, आपने ये जलेबी तो ली ही नहीं। साहिल बेटा, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, और लीजिए ना भाई साहब। साहिल बेटा, आप ये कचौरियाँ लीजिए। आशा जी बहुत ही मानपूर्वक अपनी समधी और दामाद जी का ध्यान रख रही थी। मम्मी, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? आइए चलिए, आप भी हमारे साथ बैठिए और नाश्ता करिए, साहिल ने अपनी सासू माँ को बैठाते हुए बोला। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बाद में आप लोग लीजिए ना, आप तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, आशा जी थोड़ा सा खुचाती हुई सी बोली। ऐसे ही साहिल अपनी सासू माँ को थोड़ा बेफिक्र होने के लिए बार बार उनसे कहता रहा, पर आशा जी तो आशा जी ही थी, कैसे अपने दामाद जी और समधी जी के मनुहार में कमी रखती। आखिरकार साहिल भी झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते हुए बोल ही पड़ा, ठीक है मम्मी, तो मैं, पापा और अर्पिता अभी के अभी अपने घर के लिए निकलते हैं। साहिल बेटा, कुछ गलती हो गई क्या? हमसे कुछ कमी रह गई क्या? आप ऐसे क्यों कहते हो? आशा जी हाथों को जोड़ते हुए, मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, साहिल मजाक कर रहे हैं, क्यों आप इतना घबराती हो? अर्पित आशा जी को गले लगाते हुए उनसे बोली। है ना साहिल, मम्मी आपको तो बेकार में ही परेशान हो गई, मैं तो बस आपको थोड़ा तंग कर रहा था। अर्पिता की विदाई के समय आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं आपका दामाद नहीं बेटा हूँ, तो फिर बेटे के साथ इतनी औपचारिकता क्यों? जब आपकी बेटी हमारे घर में मेहमान नहीं तो फिर हम आपके घर में मेहमान कैसे हुए? साहिल ने मुस्कुराते हुए आशा जी से सवाल किए। आशा जी साहिल के मुंह से ऐसी बातें सुन के भाव विभोर हो गईं और खुशी के आंसू उनकी आंखों से बह निकले। अर्पिता और साहिल दोनों ने उन्हें गले से लगा लिया और विक्रम जी का सर गर्व से ऊपर उठ गया। दोस्तों, तब की बात और थी जब बेटी के ससुराल वाले या दामाद जी अपनी ससुराल आकर अपनी मूंछों के ताव को कम नहीं होने देते थे। पर अब समय बदल रहा है, धीरे धीरे ही सही, पर लड़के में भी अपने ससुराल को अपना ही घर समझने लगे हैं। वो वहाँ जाकर अपने दामाद होने की ऐठ को किनारे रख देते हैं। मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं और उन्हीं में से एक घर मेरा भी। खाना खा लीजिए माँ जी, वसुधा ने अपनी सास को हौले से जगाया। उठिए ना माँ जी, नींद से जागिए, समय पर खाना नहीं खाएंगी तो दवा भी अपना असर कैसे दिखाएगी? कुछ जवाब न पाकर वसुधा ने पुनः अपनी बात दोहराई। नींद से सोई नहीं हूँ बहू, बस आंखें मूंदे लेटी हूँ। अब तो चैन की नींद आती ही कहाँ है, पुरानी बातें बेचैन कर देती हैं मुझे। अब भी तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, पर मैं। वसुधा की सासू माँ के बोल उनके हलक में ही अटक कर रह गए। उनका गला रूंध गया था। मैं क्या माँ जी, आपका प्यार ही तो हमारे बीच की मजबूत कड़ी है। वैसे भी मैं आपकी बहू हूँ, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है माँ जी। और सास का?
कहते हुए वसुधा की सासू माँ की आंखें भीग गई। वसुधा की शादी रमन प्रसाद जी के बड़े बेटे विशाल के साथ हुई थी। विशाल से छोटी एक बहन और एक भाई थे। विशाल की माँ कांति देवी बहुत नेक दिल महिला थी। कुल मिलाकर उनका पूरा परिवार बहुत खुशहाल था। इधर वसुधा भी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। 2 भाइयों और इकलौती बहन वसुधा के सिर से बहुत पहले ही माँ का साया उड़ चुका था। दादी और पापा ने मिलकर उनके लाड प्यार में कोई कमी नहीं की। वसुधा की दादी को हर वक्त उसके ब्याह की चिंता सताती रहती थी। वसुधा के रिश्ते में लगने वाली बुआ ही उसके घर विशाल का रिश्ता लेकर आई थी। लड़के और उसके माता पिता के सुंदर स्वभाव के बारे में अच्छे से छानबीन करने के बाद ही वसुधा की दादी ने इस शादी के लिए वैसे विशाल और वसुधा की शादी तय तो हो गई थी, पर विशाल के परिवार वालों का कहना था कि विशाल की बहन प्रज्ञा की शादी जब तय हो जाएगी तब वे लोग अपनी बेटी को विदा करने के बाद ही वसुधा को अपने घर की बहू बनाकर लाएंगे। इस चक्कर में पूरे 1 साल बीत गया। काफ़ी प्रयास के बाद भी जब प्रज्ञा की शादी नहीं तय हो पाई तो वसुधा और विशाल की शादी संपन्न कर दी गई। उस दिन माँ की बच्ची की विदाई पर दादी बहुत फूट फूट कर रोई थी। हमारी वसु को आप लोग अपनी ही बच्ची समझिएगा, उससे कोई गलती भी हो जाए तो प्यार से समझा देना। बड़ी मनटूटू बच्ची है हमारी वसु, उसे किसी बात की तकलीफ मत होने देना। आप लोग अपने जिगर का टुकड़ा ही हम आपको सौंप रहे हैं, उसका पूरा ध्यान रखना दामाद जी। बड़ी मुश्किल से अपनी रुलाई दबाकर वसुधा की दादी इतना कह पाई थी। ससुराल में बाजी गाजी के साथ वसुधा का भव्य स्वागत हुआ था। विशाल जैसा पति और स्नेहिल सास ससुर पाकर वह बेहद खुश थी। देवर में उसे अपने छोटे भाई की झलक दिखती थी। वे उसकी सुख सुविधा का बहुत ख्याल रखते थे, पर इकलौती ननद प्रज्ञा थोड़ी गर्म स्वभाव की थी। सासू माँ कांति देवी उस बिन माँ की बच्ची वसुधा पर अपना पूरा भरपूर प्यार उड़ेलती थी। इसी के सहारे वसुधा ससुराल में खुद का संतुलन बिठा पाने की कोशिश में जुटी रहती थी। विशाल की नौकरी दूसरे शहर में थी, तो शादी के कुछ ही दिनों बाद वे अपने काम पर लौट गए थे। कुल मिलाकर आराम से वसुधा की जिंदगी कट रही थी। कुछ ही दिनों बाद वसुधा के पांव भारी होने की खबर से पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब सासू माँ पहले से भी ज़्यादा उसका ध्यान रखने लगी थी, पर उसकी ननद प्रज्ञा को अपनी माँ का वसुधा संग लाड़ लगाना बिल्कुल नहीं भाता था। वह अक्सर कहा भी करती थी कि भाभी की मृत माँ की आत्मा मेरी माँ के अंदर समा गई है, इस कारण मैं बिन माँ के हो गई हूँ। माँ तो बस अपनी बहू की ही तीमारदारी में लगी रहती है। प्रज्ञा बीए करने के बाद 2 साल से घर में ही बैठी थी। रमन बाबू को पूरा भरोसा था कि पैसे के जोर पर वे अपनी बिटिया के लिए अच्छा घर बर ढूंढ ही लेंगे, पर 2 साल की मशक्कत के बावजूद भी उनकी बिटिया की डोली उठ नहीं पाई थी। माता पिता के अत्यधिक लाड प्यार के कारण प्रज्ञा थोड़ी नकचढ़ी स्वभाव की हो गई थी। इकलौती बेटी और बहन होने के कारण बचपन से ही मुँह खोलते ही उसकी हर मांग पूरी हो जाती थी। इस वजह से उसकी भाभी वसुधा उसकी आंखों में खटकने लगी थी। आए दिन बेवजह की बातों में वह घर में अशांति का माहौल पैदा कर देती थी। खुद रूठ कर अनजल त्याग कर बैठ जाती। कभी कभी मान मनोबल में भी इतनी देर हो जाती कि गर्भवती वसुधा भूख से बेहाल हो जाती थी। ऐसे में कांति देवी चुपके से एक आध रोटी में थोड़ी सब्जी लपेट कर वसुधा के हाथों में पकड़ा जाती। अपनी माँ को तो बेचारी वसुधा ने बचपन से भी नहीं देखा था, पर सासू माँ का आंतरिक प्रेम देखकर वह गदगद हो जाती थी। हमेशा की कला और समय पर खाना न खाने की वजह से वसुधा बहुत कमज़ोर हो गई थी। उसके कमर में अक्सर दर्द रहने लगा था। कांति देवी अक्सर अपनी बेटी से छुपकर उसकी कमर में तेल मालिश भी कर दिया करती थी। ऐसे में वसुधा अपनी ननद की बेरुखी को भुलाकर सासू माँ के ममत्व में गोते लगाने लगती थी। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। कुछ समय पश्चात वसुधा एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई थी। उस नन्ही परी को पाकर पूरा परिवार हर्षित था। परिवार वालों के साथ साथ प्रज्ञा अपनी भतीजी को तो प्यार करने लगी थी, पर भाभी से उसकी मन की कड़वाहट कम नहीं हो पाई थी। सिर्फ अपने भैया के सामने वह भाभी से ढंग से बात कर लेती, पर उनके जाने के बाद यथावत अपनी भाभी का जीना मुहाल करती। वसुधा ने कई बार अपने पति को इस बात की जानकारी देनी चाहिए, पर हर बार सासू माँ का प्यार उसके आड़े आ जाता। इस बार विशाल जब होली की छुट्टियों में घर आया था तो वसुधा को अपने संग ले जाने की इच्छा परिवार वालों के सामने सबने मौन रहकर इस बात की स्वीकृति भी दे दी। सुनकर उसकी खुशी को ठिकाना ना रहा। वह खुशी खुशी पति के संग जाने की तैयारियां कर रही थी। वसुधा और अपनी पोती के चले जाने के नाम से कांति देवी बेहद उदास थी। फिर भी वसुधा ने सोच लिया था कि अब वह इस जंजाल से बाहर निकल कर ही रहेंगी। उससे अपनी ननद के बुरे बर्ताव से भी मुक्ति मिल जाएगी और सासू माँ को प्रज्ञा के ताने उलाने झेलने नहीं पड़ेंगे। उस दिन अपने पति के संग जाने के लिए वसुधा सुबह से बेहद उत्साहित थी।
तभी कांति देवी वसुधा और विशाल को पास बुलाकर कहने लगी, अब तुम लोगों को संग जाने से तो मैं नहीं रोक सकती, पर छोटी गुड़िया के चले जाने से हमारा अंगना सूना हो जाएगा। हाँ भैया, आप भाभी को अपने संग लेकर जाइए, पर मेरी अंकु वसुधा की बेटी को यहीं छोड़ जाइए। वैसे मैं पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठी हूँ, ऐसे में अंकु के बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। प्रज्ञा ने भी विशाल के समक्ष अपने मन की बात रखी। परिणाम स्वरूप वसुधा का पति के साथ जाने का सपना आखिरकार धरा का धरा रह गया। माँ बहन की बातें सुनकर विशाल ने भी वसुधा को बस कुछ दिन और इंतजार कर लो, फिर हम साथ रहेंगे का वादा कर वापस अपने काम पर लौट गया। वसुधा फिर से अकेली ही रह गई। उसके इंतजार की घड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सास ससुर और देवर का भरपूर स्नेह और सहयोग उसे तो मिलता था, पर ननद की मनमानियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। किसी के मना करने पर भी वह उसी व्यक्ति से उलझ जाती। आस पड़ोस वाले कहीं सुन न लें, इस कारण सब अपना मुंह सिल कर बैठ जाते थे। तुम्हारी बहू की खुराक तो सूरसा के मुंह के तरह बढ़ती ही जा रही है, खूब करो उसे लाड प्यार, बस सारा दिन बैठकर खाती ही रहती है। अरे इतना दूध तो इन्हें मायके में भी नहीं मिला होगा, कितने आराम से भरा ग्लास दूध पी जाती हैं। देखना बुढ़ापा में तुम्हारा क्या हश्र करेगी, अभी से इतनी छूट दे रखी है तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। उस दिन प्रज्ञा की बातें वसुधा कान में पिघले शीशे की तरह उतरने लगी। उसने प्रज्ञा को जवाब देना चाहा, पर सासू माँ ने उसे इशारे से उसे मना कर दिया और खुद कहने लगी, अरे बच्चा पैदा करने के बाद औरत को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत हो और उसे भूख भी ज़्यादा लगती है। ऐसे में बेचारी खाए पिएगी नहीं तो बच्ची को दूध कैसे पिलाएगी। तब इस बात को लेकर प्रज्ञा ने वसुधा को कितनी खरी खोटी सुनाई थी। हम माँ बेटी को लड़ाकर पर गई ना, आपके कलेजे में ठंडक। मुझे तो लगता था कि भाभी के आने से घर में रौनक बढ़ गई, पर इन्होंने तो मेरे माँ बाप भाई सब कुछ छीन लिए। ना जाने कितनी देर तक प्रज्ञा बड़बड़ाती रही। इतना सब कुछ सुनने के बाद वसुधा को ना भरपेट भोजन करना अच्छा लगता और ना ही दूध पीने की उसकी इच्छा रह गई थी। फिर भी सासू माँ उसे बच्ची का हवाला देते हुए भरपूर खाना खिला ही देती थी। आखिरकार वसुधा की शादी की चौथी सालगिरह ने उसे रिहाई का तोहफा दिला ही दिया। प्रज्ञा की शादी तय हो जाने से वह बेहद खुश। कुछ ही दिनों बाद वह ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। इसके बाद वसुधा के इंतजार की घड़ी भी समाप्त हो गई और वह अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगी। अपनी शादी के बाद प्रज्ञा भी धीरे धीरे बदलने लगी थी। आज 30 साल के बाद वसुधा की सासू माँ कांति देवी किडनी की लंबी बीमारी से बेहद बीमार और कमज़ोर हो चली थी। ऐसे समय में वसुधा और विशाल उनका बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे, पर कांति देवी के मन में रह रहकर हुक सी उठती कि वह वसुधा की गुनाहगार है। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर वसुधा उन्हें हर बार अपनी बातों में उलझाकर चुप करा दिया। उस दिन भी वसुधा उनके पैरों में तेल मालिश कर रही थी। मुझे माफ़ कर दे बहू, ताकि मैं चैन की नींद सो सकूं। कई रातों से ठीक से सो नहीं पाई हूँ। आखिरकार मुझे मेरे कर्मों का फल ही तो मिला है, जो साल भर से बिस्तर पर पड़ी हूँ। आप बेकार ही खुद को दोषी मान रही हैं। आपका मेरा प्यार का मजबूत बंधन तो जग जाहिर है। वैसे भी अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए माँ जी, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। आज मुझे मत रोक बहू, कर लेने दो मुझे पाप का प्रायश्चित। शायद तेरे व्यवहार के कारण मुझे मेरी गलती का आभास हो नहीं पाता। अपनी खुशी के कारण हमने तुम पति पत्नी को भी कई वर्षों तक दूर दूर रखा। खुद की बेटी से छुपकर तेरी मदद की, पर उसे चुप कराने की हिम्मत कभी नहीं की। माफ़ कर दे मुझे बेटा, वसुधा ने हौले से कहा। माँ, अब आपके आराम करने का समय हो गया है, खुद पर ज़्यादा जोर मत डालिए। कांति देवी की आंखें नम थी। शायद उन्हें भरोसा था कि उनकी बहू ने उनकी बरसों पुरानी गलती को माफ़ कर दिया था। अपनी बेटी के कोप से वसुधा को बचाने में तो वे असफल नहीं थीं, पर बहू के लिए उनका प्यार कभी कम ना हुआ। कांति देवी ने अपनी आंखें मूंद लीं और कभी ना उठी। शायद सच में उनके आराम करने का वक्त हो गया था। कल से सलोनी और आरुष में शीत युद्ध शुरू था। आरुष उसे मनाने की बहुत कोशिश कर रहा, लेकिन सलोनी उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही। हालांकि वो उसके सभी काम उसी तरह से कर रही जैसे पहले करती थी। सलोनी प्लीज गुस्सा थूक भी दो, कितनी बार तो सॉरी बोल चुका हूँ, अब क्या इस मासूम की जान लोगी। आरुष हाथ जोड़े सलोनी से माफी मांग रहा था। सलोनी रुकी और पीछे मुड़कर आरुष के पास आई। आरुष खुश हो गया। उसने अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए शाहरुख का पोज मारते हुए आंखें बंद कर ली। लेकिन यह क्या, 2 मिनट से ज्यादा हो गया पोज मारते हुए, लेकिन सलोनी बाहों में नहीं आई। उसने आंखें खोली तो देखा कमरे में सलोनी नहीं थी। वो उसे खोजते हुए बाहर आया।
तो सलोनी उसे बालकनी में वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हुई दिखी। आरुष को अब गुस्सा आ गया। अरे यार, हद करती हो, गलती मान तो रहा हूँ, अब अचानक मीटिंग आ गई तो बॉस को क्या कहता कि आप देख लो, मैं प्रेजेंटेशन दे नहीं सकता क्योंकि मेरी वाइफ का जन्मदिन है। वो कितना ज़्यादा खड़ूस है या तुमको भी पता है। तुरंत नौकरी से निकाल देता और कहता, आरुष जी, अब आप फुर्सत से रोज़ अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाइएगा। देखो आज संडे है और आज मैं सारी कसर पूरी कर दूंगा, प्लीज़ मान जाओ ना, प्लीज़। इस बार आरुष अपने कान पकड़कर घुटनों पर बैठ गया। सलोनी जो बहुत देर से मजा ले रही थी, आरुष को ऐसे देख हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, जाओ, माफ़ किया, लेकिन आज तुम्हें मेरे लिए कुछ ऐसा करना होगा कि मुझे स्पेशल वाली फीलिंग आए। हंसी तो फंसी, जो हुक्म मेरी मल्लिका। और फिर आरुष सलोनी को गोदी में उठाकर बोला, आज तुम आराम करो, घर का सारा काम मैं करूँगा। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इस समय कौन आया होगा? घंटी फिर बजी और फिर लगातार बजती ही चली गई। ओफो, कौन है जो इतना उतावला हो रहा है? आरुष ने जल्दी से दरवाजा खोला और उसके मुंह से निकला, आप और इस वक्त इतनी आँख फाड़ कर क्या देख रहा? अंदर आने देगा या नहीं? सामने सलोनी की सासू माँ सुषमा जी सरप्राइज विजिट के साथ खड़ी थी। मम्मी जी, आप अचानक? सलोनी भी उन्हें देखकर चौंक गई, लेकिन तुरंत ही बात को संभालते हुए पैर छूकर बोली, मम्मी जी, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं आपको आज बहुत मिस कर रही थी। मैं जानती हूँ बेटा, एक तुम हो, पराई होकर भी मुझे याद करती हो, और यह नालायक मेरा बेटा है जो बिल्कुल अपने पापा पर गया है, ना याद करता है और ना ही याद रखता है। सुषमा जी सलोनी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मम्मी आप अकेली आई हैं, पापा कहाँ हैं? आरुष अभी दरवाजे पर खड़ा बाहर देख रहा था। बंद कर दे दरवाज़ा, और अच्छे से बंद करना, ताकि अगर तेरे पापा मेरे पीछे आए हों तो अंदर घुसने ना पाएं। सुषमा जी गुस्से से बोली, मम्मी जी बात क्या है, आप अकेले आई हैं? सलोनी आश्चर्य से बोली, अकेले आई हूँ और लड़कर आई हूँ। बोल दिया उन्हें, जब मेरी भावनाओं से ज़्यादा उन्हें अपनी नौकरी प्यारी है तो वो रहें अपनी नौकरी के साथ। मैं अपने बेटे बहू के साथ रहूंगी। सुषमा जी ने सलोनी का हाथ पकड़ लिया। क्या पापा भी? सलोनी ने हैरानी से कहा। पापा भी का क्या मतलब है? कहीं आरुष भी तो? सुषमा जी ने एक बार आरुष को देखा और एक बार सलोनी को। आरुष तो तुरंत ना में सिर हिलाने लगा, लेकिन सलोनी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उसने पूरी बात बताई कि कैसे आरुष ने उसका जन्मदिन स्पॉइल कर दिया। तेरे पापा तो अनरोमांटिक हैं ही, तू भी ऐसा होगा, मुझे पता नहीं था, लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है बहू। पापा पर गया है ना, माफ़ कर दे इसे, सब गलती इसके पापा की है। सुषमा जी आरुष की हिमायत करने लगी। आरुष के मोबाइल पर घंटी बजी। मम्मी पापा का फ़ोन है। हाँ पापा, मम्मी ठीक से पहुंच गई हैं, आप कब आ रहे हैं? आरुष ने बोला। खबरदार जो उन्हें यहाँ बुलाया, यह उनकी सज़ा है, अकेले आराम से अपनी नौकरी करें, अब उन्हें मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। सुषमा जी नाराज़गी से बोली। मम्मी पापा जी पूछ रहे हैं कि उनकी दवा कहाँ रखी है। उनके जाने की चिंता में वो दवा खाना भूल गए। आरुष ने जैसे ही बताया तो सुषमा जी ने मोबाइल हाथ में ले लिया। हद करते हैं आप। अरे लड़ाई गुस्सा एक तरफ है, आपको दवा तो खा लेनी चाहिए थी। अच्छा सुनिए, बेड के साइड टेबल में एक डिब्बे में सब दवा है। और फिर सुषमा जी ने उन्हें बहुत सारे निर्देश देने लगी। चिंता मत करिए, 2 दिन बाद आ जाऊंगी, अच्छे से समझ लीजिए, इस बार सिर्फ 2 दिन की सज़ा मिली है। अगर अगली बार मुझे वादा करके इंतज़ार कराया तो यहीं बेटा के पास डेरा डाल लूँगी और आप अकेले रहिएगा अपनी नौकरी के साथ। और फिर सुषमा जी की पानी की तरह पिघल गई। सच में मानना पड़ेगा कि तुम औरतें कितनी भी नाराज़ हो, पति को ज़रा सी भी तकलीफ हो तो मक्खन की तरह पिघल जाती हो। हैट्स ऑफ यू लेडी। आरुष ने सलोनी को प्यार से देखते हुए। सासू जी के सरप्राइज विजिट से सलोनी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे भी पति पत्नी के प्यार का खूबसूरत पड़ाव देखने को मिला और आरुष को भी समझ आया कि पत्नी का गुस्से में भी प्यार ही होता है।